अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लॉ एंड ऑर्डर में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका होस्ट हमाद सर। नाज़रीन, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे एक ऐसे मुल्क की कि जहां पे एक सदर के गलत फैसले की वजह से लगभग 30,000 लोगों की जान जो है वो चली गई। ये एक ऐसा मुल्क है दुनिया का साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जिसका नाम है फ़िलीपींस, जहाँ पे 2016 के अंदर एक नए सदर रोड्रिगो ड्यूटरेस ने जब सदारती इंतखाबात जीते और सदर बन गए, तो रोड्रिगो ने कहा कि मैं इस मुल्क के अंदर जो भी मंशियात फरोश हैं, ड्रग डीलर्स हैं, उनके खिलाफ ऐलान जंग करने जा रहा हूँ। उसके बाद पुलिस जो थी वो मुतहरक हो गई, अदालतें खामोश हो गई, वकला खामोश हो गई और सिर्फ एक बंदूक का इंसाफ जो था वो शुरू हो गया। इंटरनेशनल एजेंसीज ये कहती हैं कि 3 साल के अरसे के दौरान जो है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की गई, जिसके नतीजे में लगभग 30,000 के करीब जो है लोग वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस पूरी जंग का नतीजा ये निकला कि ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो गए, गरीब लोग जो थे उनके घर उजड़ गए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर जो मारे गए उनका ताल्लुक गरीब बस्तियों के साथ था। और फिर 2022 के अंदर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये असेस किया कि रोड्रिगो जो है उसने इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, उसके अरेस्ट वारंट इशू किए गए और इस साल अप्रैल 2026 के अंदर जो है रोड्रिगो के खिलाफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और इंटरनेशनल क्राइम्स जो हैं उनके चार्जेस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कंफर्म कर दिए। ये कहानी सुन के शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर भी होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स होती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो है पुलिस वो एलिजिडली क्रिमिनल्स को, ड्रग डीलर्स को, किडनैपर्स को या मर्डरर्स का कत्ल कर देती है। और हमने ये देखा कि पिछले साल 2025 के अंदर पाकिस्तान के सूबा पंजाब के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया गया सीसीडी के नाम से। ये पहले भी एग्जिस्ट करता था, ये पहले भी ऑपरेट करता था, मगर किसी और नाम से चलता था। सीसीडी का बुनियादी मकसद ये था कि जो बड़े बड़े जराइम हैं, जिसके अंदर मर्डर आता है, किडनैपिंग आती है, रॉबरी है, डकैती है, इस तरह के जो जराइम हैं उनको रोका जाए, उनके ऊपर जो लॉ इन्फोर्समेंट को तेज़ किया जाए और इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ के मारा जाए। सीसीडी ने जब अपनी कार्रवाई शुरू की तो 8 महीने के अंदर सीसीडी ने 900 के करीब जो मुजरिम थे, जो मुल्ज़िमान थे, उनका एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर कर दिया, उनका कत्ल कर दिया गया। जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो लोगों ने शुरू में तो बहुत ज़्यादा इसको सराहा, अवाम की बहुत सारी सपोर्ट भी इसके साथ हुई। लोगों ने कहा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, पंजाब के अंदर जो है जो क्राइम रेट है वो कम भी होता जा रहा है। मगर उस वक्त भी वकला, तंजीमें, कानून को जानने वाले लोग ये बात कहते थे कि इस तरह की जो चीज़ें हैं और इस तरह के जो शॉर्टकट्स जो हम पहले भी माजी में अपने मुल्क के अंदर तलाश करते रहे हैं, जब भी हमने इस तरह की चीज़ों को सराहा है, उनका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। ये कोई कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म्स नहीं है जिनके नतीजे में आप लॉ इन्फोर्समेंट को और इंसाफ के निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं जिनका लॉन्ग टर्म में जाके नुकसान होता है। मगर लोगों ने बात नहीं सुनी, सीसीडी अपनी कार्रवाई करती रही। और इस हफ्ते एक बहुत ही खौफनाक वाक़या ये पेश आया कि चकवाल के अंदर एक डकैती के दौरान एक सीसीडी के एहलकार ने देखा कि डकैती हो रही है गली के अंदर। वो भागा अपने ऑफिस की तरफ और वहाँ से सीसीडी के एहलकार आए, उन्होंने आके फायरिंग करनी शुरू कर दी। और जब फायरिंग करके वो फारिग हुए तो उनको पता लगा कि उनकी गोलियों से एक 9 साला जो बच्ची है उसकी जान चली गई है। और इस वाक़े ने बहुत ज़्यादा फेम इसलिए पकड़ लिया क्योंकि वो 9 साल की जो बच्ची थी वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल थी। ऑस्ट्रेलियन कौंसलेट ने भी उसके अंदर दखल अंदाजी की और इवन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का भी बयान आया कि ये नाइंसाफ़ी हुई है और इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। फिर हमने देखा कि चंद दिन पहले सीसीडी के जो एडिशनल आईजी हैं सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब और आईजी पंजाब जो थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने तस्लीम किया कि सीसीडी के लोगों से जो है गलत असेसमेंट हुई है और उनकी गलती है और हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं और सीसीडी का वो एहलकार जो इसके अंदर मुलविस थे उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन भी होगी और मुकम्मल कार्रवाई भी की जाएगी। नाजरीन, कार्रवाइयाँ तो होती रहेंगी, मगर जो फैमिली तबाह हो गई, जो बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठी, वो कभी वापस नहीं आएगी। उस फैमिली का गम जो है वो कभी वापस नहीं आ सकता। और इस तरह के इंसिडेंट्स पहले भी हुए हैं पाकिस्तान में। आपने देखा कि पंजाब के अंदर एक साहिवाल के अंदर भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था। कराची के अंदर जब रेंजर्स का ऑपरेशन हो रहे थे तो उस टाइम पे भी इस तरह के वाक़यात जो थे वो सुनने को मिलते थे कि रेंजर्स ने जो है गलती से किसी मासूम आदमी के ऊपर, किसी बेगुनाह बंदे के ऊपर फायरिंग कर दी और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा।
तो इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करने के लिए, एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स डिस्कस करने के लिए, और आपको ये इस चीज़ से रिलेटेड जितनी कानूनी, लीगल और जितनी मॉरल डिबेट्स हैं उनको आज डिस्कस करने के लिए हमने आज फिर से दावत दी है। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं पाकिस्तान के, मुनीर हुसैन भट्टी साहब। भट्टी साहब क्या हाल है आपका? जी बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक है हम? ठीक ठाक। अच्छा भट्टी साहब, जैसे कि मैं अभी ये बता रहा था कि जब भी इस तरह एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स जो है वो पुलिस करती है तो अवाम की तरफ से उसको बड़ी पजीराई मिलती है और लोग जो है वो एक दफ़ा बड़ा खुश होते हैं कि जी ये पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये चीज़ गलत है और इस तरह जो है अब इंसाफ के निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकते। आप एक आम आदमी को अगर ये चीज़ समझाएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, क्या पुलिस को इस तरह की कार्रवाइयाँ करनी चाहिए और क्या हमें बतौर कौम इस तरह की पुलिस के एक्शंस के साथ खड़ा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशा बहुत ही आपने बर्निंग इशू और बड़ा अहम, एक मैं समझता हूँ बड़ा तकनीकी जो है प्रोग्राम आपने रखा है। जी जी देखिए सर, बात यह है कि सज़ा की जो काइंड्स हैं जी उसमें एक सज़ा की काइंड है, जब आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो उसमें एक सज़ा की काइंड है कि डेटरेंस क्रिएट करना। ठीक है। इट इज़ काइंड, और ये जूरिस्प्रूडेंस की जितनी इसके अंदर जितनी भी पनिशमेंट की काइंड्स हैं उसमें इट इज़ वन ऑफ दैम। ठीक है। ये इसको उसके अंदर रखा गया है और इसको पूरी दुनिया में माना भी जाता है कि कुछ कई सम टाइम ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है कि आपको उसके लिए डेटरेंस क्रिएट करना पड़ती है। और जैसा कि अभी आपने फ़िलिपाइन के हवाले से एक ज़िक्र किया, इसके हमने इसके अलावा बर्मा में आपने देखा होगा, बिल्कुल बेशुमार ममालिक में ऐसी चीज़ें हुई हैं। अभी जो आपके अफ्रीका के ममालिक हैं जहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी बनती है बिल्कुल और वहाँ फिर ताकत का जो है इस्तेमाल होता है। बिल्कुल आप देखें कि ये फेलियर है बेसिकली स्टेट का, बिल्कुल और मैं स्टेट कहता हूँ जो गवर्नमेंट है, जो बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, ये उनका फेलियर है फॉर अ कॉम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन। बिल्कुल जब कॉम्प्रीहेंसिव आपके पास लेजिस्लेशन नहीं होगी, कानून के अंदर फ्लॉज होंगे, कवानीन जो है उनका अमल दरामद नहीं होगा और इंसाफ लोगों को नहीं मिलेगा, तो फिर इस तरह की वो पैरेलल सिचुएशन शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसमें भी उन्होंने जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो पुलिस ऑर्डर 2002 था उसके अंदर अमेंडमेंट्स जो है उनके उसके आर्टिकल 18C और 186 जो है आर्टिकल है उसके अंदर अमेंडमेंट ला के उसको कानून की शक्ल दे के और जो है ये एक डिपार्टमेंट कायम किया गया। उसमें हीनियस ऑफेंसेस को रखा गया कि ऐसे मुकदमात जिनमें बहुत संगीन नोयत के मुकदमात हैं, बिल्कुल जिनमें उन्होंने कोई शेड्यूल जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें 18 काइंड्स जो हैं उसके अंदर उन्होंने रखी, और उसमें उन्होंने कहा जी जो डकैती है, डकैती विद मर्डर है, डकैती विद रेप है, सॉडमी है, अबडक्शन फॉर रैंसम है, और जो जितने भी हीनियस किस्म के क्राइम जो जिनमें यूजुअली जो गवर्नमेंट का ख्याल था या एक जो भी लोग अरबाब इख्तियार थे उनका ख्याल था कि कुछ ऐसे मुकदमात हैं जिनमें पुलिस बंदों को अरेस्ट भी करती है, बिल्कुल सही है। इन्वेस्टिगेट भी करती है, चालान अदालत भी करती है, और फिर ये सारे के सारे जो है बाइज्जत बरी होके आ जाते हैं, हालांकि ये जेन्युइन क्रिमिनल्स हैं। तो मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आई है, उन्होंने इसका ये इलाज निकाला है जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो कार्रवाइयाँ कर रही है। मगर सर अगर उनकी अब ये कोशिश है कि हम क्राइम को कंट्रोल करें, जिस तरह आप बता रहे हैं, जी तो वो प्रोसिक्यूशन के अंदर और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है तब्दीलियां क्यों नहीं लेके आती, उस चीज़ को क्यों जी नहीं बिल्कुल, बिल्कुल? मैं आपकी बात से सहमत हूँ और एग्री हूँ। हम जो वकला है ख़ास तौर पे, जी जी हम तो हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, बिल्कुल। हम तो हमेशा कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, हम तो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम जी तो जी आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया की बात करते हैं। अब सर ये फ्लॉज हैं। अब देखिए एक सारे वाक़े में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगवा बराए तावान के जितने मुकदमात आप पिछले 10 साल के 20 साल से, मैं 26 ईयर से क्रिमिनल साइड पे मोस्टली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आप हम ये देखते हैं कि जितने अगवा बराए तावान के मुकदमात हैं उसमें मुलजमान इसलिए बरी हो जाते हैं कि एक इस तरह की उनका खौफ होता है सोसाइटी के अंदर उन क्रिमिनल्स का जो हीनियस नेचर के क्राइम करते हैं, और वो बड़े वो एक खौफनाक किस्म के लोग होते हैं, बिल्कुल। तो उसमें गवाह ही नहीं आता। हम्म, जब गवाह नहीं आता तो ऑब्वियसली जो एविडेंस नहीं होगी तो वो बरी होंगे। बिल्कुल इसी तरह से डकैती विद मर्डर के जो एक उन्होंने देखे क्रिमिनल कमाइंड ज़रा देखें, पहले वो डकैती करते हैं, इट इज़ आल्सो अ क्रिमिनल हीनियस क्राइम, फिर वो हीनियस क्राइम करने के बाद फिर रेप करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिमिनल है उसका जो मेंटल लेवल है इस हवाले से
कि वो इंतहाई संगीन किस्म का 2 क्राइम कंजेक्टिवली कर रहा है एक जगह पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक डेंजरस किस्म का क्रिमिनल। ऑब्वियसली ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ भी जो है वो नॉर्मली एविडेंस नहीं आती, और फिर वो गवाह को थ्रेट करते हैं। गवाह को इस मुल्क के अंदर प्रोटेक्शन नहीं है, प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है, और फिर जो इन्वेस्टिगेशन के पूरी दुनिया में अभी जो असूल और नॉर्म्स उन्होंने रखे हैं कि आप मॉडर्न डिवाइसेस ऐसी चीज़ों को ला के, आप अगर पर्सनल विटनेस नहीं भी है, आई विटनेस नहीं है, तो बाकी चीज़ें अगर पूरी हैं तो आप उसको सजा दें। लेकिन यह है कि यहाँ जो कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 के अंदर आया है उसी तरह से चल रहा है, और जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो भी उसी तरह से 1898 का इसी तरह से आपने, इसमें हमारी जो पार्लियामेंट है, जो हमारी मैं समझता हूँ सबसे बड़ा और बाला दस्तादारा है, उन्होंने इसके ऊपर जो है एफसेस ही नहीं किया। ये पिछले हफ्ते हमने एफर्ट की कि हमने स्पीकर पंजाब असेंबली, एक रिफॉर्मिस्ट किस्म के स्पीकर हैं, और हमने उनको गुजारिश की कि सर आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो बेसिकली लेजिस्लेशन है। आपकी असेंबली ने सबसे अहम काम जो है वो लेजिस्लेशन करना है। अगर आप बतौर स्पीकर 5 साल 10 साल भी तैनात रहते हैं और आप अच्छी लेजिस्लेशन करके नहीं जाते, तो इसका मतलब है बतौर स्पीकर आपने कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने हमारी बड़ी डिटेल बातचीत हुई, बड़ी डिबेट हुई, और अल्टीमेटली वो हमारी बात से सहमत हुए कि ये बात दुरुस्त है। तो उसके लिए मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर हैं लेजिस्लेशन के हवाले से, कवानीन के हवाले से, वो लॉयर्स हैं, जो सीनियर लॉयर्स हैं, जो क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करते हैं, जो सिविल साइड पे प्रैक्टिस करते हैं, जो कमर्शियल और कॉर्पोरेट साइड पे प्रैक्टिस करते हैं। आप जिस तरह की लेजिस्लेशन कर रहे हो या आपकी रिक्वायर्ड हो लेजिस्लेशन, आप ऐसे लोगों को एक जुडिशल एक कमीशन बनाएं, और उस कमीशन के अंदर जो है लॉ कमीशन, जैसे फेडरल हमारा लॉ कमीशन है, उसी तरह से प्रोविंशियल लॉ कमीशन बनाएं, और उस प्रोविंशियल लॉ कमीशन के अंदर जो है आप जो है सीनियर लॉयर्स को रखें, आप उनसे फीडबैक लें, आप उनसे देखें कि जो पहले से लॉज मौजूद हैं उसमें क्या फ्लॉज हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन कवानीन को काबिल अमल बनाने में रुकावट है, वो आपको फीडबैक देंगे। चूँकि वो रोज़ाना उस कानून को इस्तेमाल करते हुए अदालतों के अंदर लोगों के लिए कि इंसाफ की फराहमी के लिए जाते हैं, तो उनसे बेस्ट जो है वो जज कोई नहीं कि वो बताए आपको कि यहाँ ये फ्लॉ है, इसलिए ये जामिया नहीं है, इसलिए इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। जो नए कवानीन आपने बनाने हैं उस हवाले से भी आप उनसे फीडबैक लें, क्योंकि वो डेली बेसिस के ऊपर जो है ना सिर्फ कवानीन को पढ़ रहे होते हैं, बल्कि हाई कोर्ट, अपेक्स कोर्ट की जितनी भी जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर आ रही होती हैं, वो उनके इल्म में होती हैं, उनकी नज़रों से गुजर रही होती हैं। और जब आप कवानीन को बनाएंगे तो वो वाकई काबिल अमल भी होंगे, जामिया भी होंगे, और इम्प्लीमेंटेबल भी होंगे। तो फिर ये इसके ऊपर जो है पहला जो है, एक मैं समझता हूँ लाहौर डिवीज़न से जो हमारे जितने सीनियर लॉयर्स थे और फार्मर प्रेसिडेंट्स थे, मतलब जो जिनका कानून के हवाले से काफ़ी अच्छा एक बड़ा नाम है, तो ऐसे लोगों को हमने 500 लोगों को बुला के उनके साथ एक सेशन करवाया डायलॉग का। तो उससे वो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा फ़ायदा होगा, और आइंदा से जो है लेजिस्लेशन जो है वो बेहतर होगी। मैं ये समझता हूँ कि एक डेटर्स क्रिएट करने से, डेटर्स क्रिएट होने से सोसाइटी के अंदर, आप देखें, आप और मैं इस बात के गवाह हैं, आप अभी गूगल कर लें। बेशक मैं ये समझता हूँ कि हम एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग को जो है किसी तौर पे जो है सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप इस बात को भी ज़रा देखें कि इस डेटर्स से क्राइम कितना कंट्रोल हुआ है, क्राइम कितना नीचे गया है, और एक आम बंदे के ज़हन में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किस तरह की फीलिंग, किस तरह की आई है। तो ये एक मैं समझता हूँ इस हवाले से कामयाबी सर, भी मगर है। लेकिन ये चीज़ कब तक जारी रखें? मैं क्योंकि आपने देखा है कि बिल्कुल मैं ये समझता हूँ, किलिंग्स पहले भी हुई है मैं पाकिस्तान में। समझता हूँ कि फॉर अ सर्टेन टाइम, हाँ जी, एक पीरियड इसके अंदर जो है गवर्नमेंट को देना चाहिए, ठीक है, और एक सर्टेन टाइम के अंदर जो है जो हार्डन क्रिमिनल हैं उनको आयरन हैंडेडली डील किया जाए, और इस दौरान जो है एक कॉम्प्रीहेंसिव किस्म की पार्लियामान से लेजिस्लेशन करवाई जाए, और उस लेजिस्लेशन के ऊपर स्पेशल अदालतें ऑलरेडी मौजूद हैं, ATC की हमारी, जो इंसदाद दहशतगर्दी को डील करती हैं, उन अदालतों के अंदर जो है वो स्पीडी ट्रायल करवा के ऐसे मुलजमान को जो है सजा करार वाकई दिलवानी। यानी कि साइड बाय साइड जो है रिफॉर्म्स भी चलती रहे, रिफॉर्म्स भी चलते, अगर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो उसका नतीजा भयानक ही निकलेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अच्छा, एक और चीज़ जो कि हमने देखी है जब से CCD ने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, खासतौर पर पिछले 2-3 सालों के अंदर, पुलिस जो है उसका अब्यूज़ ऑफ पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमें हर दूसरे दिन वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि जो नॉर्मल पुलिस भी है वो भी इस तरह के वाक़यात में मुलविस है। एक हमने देखा विहाड़ी के अंदर पिछले साल नवंबर के अंदर एक वाक़या हुआ कि एक वकील थे, एडवोकेट ज़िशान, उनके घर के अंदर घुस के एक SHO ने उनका मर्डर कर दिया। बाद में उनके ऊपर FIR काट दी कि जनाब ये
मेरे ऊपर हमलावर हो रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की कार्रवाइयों से जो है बाकी पुलिस भी अपनी अब्यूज़ ऑफ पावर करेगी? सर मैं बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो है वो ये बड़ा अजीब मुझे ये बात कहने में लग रहा है, ये अभी स्टाइल शुरू हुआ है। बिल्कुल। ये अभी को 2-3 साल पहले ये स्टाइल शुरू हुआ है जी, जी। कि पुलिस जो है वो रेड करती है तो लोगों के घर तोड़ देती है। बिल्कुल। पुलिस रेड करती है तो उसके घर से इस तरह से माल असबाब उठा के लाते हैं जिस तरह से डाकू करते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल ये कंडेमनेबल है, बेशक किसी के घर में भी जाए। और ये कहना कि खुद ही कातल मकतूल खुद ही गिराता खंजर की नोक पे, बिल्कुल। तो मतलब ये बड़े सवालात ऐसे महज़ब सोसाइटीज़ के अंदर ऐसे नहीं होता। हम्म। और महज़ब जो मुआशरे हैं उनके अंदर जो है लोग अदारों के ऊपर बिलीव करते हैं, बिल्कुल। ट्रस्ट करते हैं। और उस ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि कभी ट्रस्ट शेक नहीं होने देना। अब वो बिहाड़ी वाला वाक़या आप ले लें कि उसमें जो है जब वकला तंजीमों ने उसके अंदर इंटरवीन किया, एहतजाज हुए, स्ट्राइक्स हुई, उसके ऊपर कन्वेंशन हुए, तो फिर गवर्नमेंट ने सुना। फिर बिल्कुल। गवर्नमेंट ने जो है वो लॉ मिनिस्टर साहब ने उस मुकदमे को जो है ट्रांसफ़र करवाया इस्लामाबाद FIA में। लेकिन आप ये देखें कि कितनी इनकी आपस में भी रूट्स और टाइज हैं कि वो उसको फिर वहाँ से भगा दिया और कहा जी वो तो हमसे भाग गया जी। तो देखिए सर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी तौर पे किसी भी मुनासब जो है सोसाइटी के अंदर जो है काबिल कबूल नहीं होती। और ये जो आपकी बात है ये कब तक चलेगा, ये वाकई नहीं चलेगा। और बिल्कुल। ऐसी चीज़ें जो है अल्टीमेटली जो है एक सोसाइटी का एक जो मैं समझता हूँ नेगेटिव पहलू है उसको जन्म देगा। आप जितना दबाते चले जाएंगे उतनी चीज़ें जो हैं वो और बढ़ती चली जाएंगी। बिल्कुल। तो ये साइड बाय साइड जो अभी हमने बातचीत की कि साइड बाय साइड जो है कवानीन जो है उनको मजबूत बनाना चाहिए, अदारों को, जुडिशल सिस्टम को मजबूत बनाएं, अपनी प्रोसिक्यूशन को मजबूत बनाएं, अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बेहतर बनाएं। और अल्टीमेटली जब आज़ाद अदलिया जो है वो फैसले करेंगी और उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद होगा। हम हमारी आधी से ज़्यादा पॉलिसी तो इंटरनेशनल चल रही होती है। बिल्कुल अब ऐसे। हम ये कहते हैं जी हैंग नहीं होना चाहिए। आपने सुना है कभी कि जो है कभी किसी जेल के अंदर जो है किसी को सजाए मौत हुई है? आपने कभी सुना है? बहुत हम ये कम। सुनते यूजुअली ये सुनते हैं कि ट्रायल कोर्ट से डेथ सेंटेंस हो गई जी, हाई कोर्ट से जाके बंदे सारे बरी हो गए, वरना बिल्कुल सुप्रीम ऐसे। कोर्ट से जाके बरी हो गए। बिल्कुल ऐसे। अब सारे वाकई में अगर ये एक ही चीज़ जो मुझे समझ आई है वो ये है कि इसका मतलब है या फिर प्रोसिक्यूशन का फेलियर है बिल्कुल। या फिर जो जजेस हैं वो इंसाफ जो है वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे। तो अल्टीमेटली जो है इस सारी बात के अंदर एक हकीकत है, वो ये है कि कत्ल तो एक हुआ है। बिल्कुल। अब वो उस कत्ल को आप कहाँ करें फेंकेंगे? अल्टीमेटली उसकी जो फैमिली है, उसके जो वारसान हैं, वो उसका जो है वो फिर बदला लेंगे। तो एक बिल्कुल और ऐसे। क्राइम होगा, एक और कत्ल होगा, बिल्कुल ऐसे। सोसाइटी के अंदर अनारकी फैलेगी। तो इससे तो मैं ये समझता हूँ किसी तौर पे जो है वो चीज़ें बेहतर नहीं होने वाली। लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि एक मैसेज गया है सब क्रिमिनल्स को कि नो वन इज़ अबव द लॉ। बिल्कुल। अगर कोई बंदा भी इस तरह का हीनियस क्राइम करेगा जिसमें लोगों की फीलिंग ये थी कि कभी सज़ा नहीं होती, हम सब बरी होकर वापस आ जाते हैं, वो सबको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि जो है वो आपका इलाज मौजूद है। बिल्कुल। तो इस हवाले से देखिए ये कैटेगराइज जो है उन्होंने सर जो इससे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो फिर हमारी अदालतों के ऊपर भी आता है। एक बहुत बड़ी लाजमी बात तनकीद ही है जी, होती है लाजमी बात है। कि CCD का इस तरीके से अपने ऑपरेशंस करना का मकसद ये है, इसका ये बेसिकली ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया। हमारी अदालतें जो हैं वो टोटली नकारा हो चुकी हैं, इसलिए पुलिस को जो है ये काम करना पड़ रहा है। क्या आप इसके साथ एग्री करते हैं? आप लकीली इस पेशे से वाबस्ता हैं, जी, जी। मैं भी इस पेशे से वाबस्ता हूँ। हमारा तो ज़ाहिर है रिज़्क रोटी भी है, इज़्ज़त और वक़ार की जगह भी है। बिल्कुल। लेकिन एक अफसोस के साथ मैं बात कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान की अदालतों के अंदर 40 लाख मुकदमात ज़ेर समात हो गए हैं तो बिल्कुल। क्या इंसाफ मिल रहा है? दुनिया की महंगी तरीन हमारी जुडिशरी है जो हमें दूसरे तीसरे नंबर पर महंगी जुडिशरी पड़ रही है। बिल्कुल। और क्वालिटी का, इंसाफ की जो क्वालिटी है उस हवाले से अगर आप देखें तो हम 140 39 के ऊपर हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली तो फेलियर है। बिल्कुल। प्रैक्टिकली तो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट रोल हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन ये अल्लाह ताला ने पता नहीं वो की कहते हैं कि पंजाबी साड़ियाँ कोई
दाल चपाती लगी है जी और चल रहे। हाँ जी। अदरवाइज तो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, हम्म, एक बड़ी रिग्रेट है लोगों के अंदर। जो बंदा अदालत के अंदर चला जाता है वो आसमान से गिरा और खजूर में अटका, वो ये समझता है कि यहाँ मेरी सारी ज़िंदगी जान नहीं छूटनी। बिल्कुल। 20-20 30-30 साल हमारे सिविल अदालतों के अंदर मुकदमा जो है वो जेर समाअत रहते हैं। फिर एपलेट स्टेज पे जाके 5-5 7-7 साल, फिर हाई कोर्ट में जाके 10-10 साल, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके 25-25 साल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक, देखिए हमारे ये है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल अगर ऐसे आपने है। इंसाफ में तखीर कर दी तो आप ये समझें कि इंसाफ का खून कर दिया। बिल्कुल ऐसे है। आप यही जो है जो कवानीन जो हैं वो इंग्लैंड के अंदर हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ऑलमोस्ट यही लॉज हैं। तो वहाँ जो ट्रायल हम यहाँ 5 साल में करते हैं वो 1 दिन में करते हैं। बिल्कुल। तो क्या मसला है कि हम ट्रायल जो है उसको इतना लंबा लंबा लटकाते हैं। अब जैसे वहाँ लिख रहे होते हैं कि जी ये आखिरी मौका दे रहे हैं आपको, ये कतई आखिरी मौका दे रहे हैं, हाँ जी। ये आखिरी कतई तरीन मौका आपको दे रहे हैं। सर देखिए बिल्कुल एडजर्नमेंट ऐसे। की जो प्रोविज़न है ये एक बड़ा, मैं ये समझता हूँ एक गोल्डन जो है प्रोविज़न है हम्म, कि आप जब एडजर्नमेंट दें तो उसके अंदर स्पीकिंग ऑर्डर लिखें कि एडजर्नमेंट क्यों हुई, क्या वो कन्विंसिंग रीज़न थी या नहीं थी, और उसके अंदर कवानीन का हवाला दें कि ये कवानीन है जिसके मुताबिक फर्स्ट किया एक प्लेंट के अंदर जो है वो रिटर्न रिप्लाई नहीं आ रहा, तो ऑर्डर 8 रूल 1 जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर बिल्कुल। जब आपको नोटिस मौसूल हो गया, अतला आपको आ गई, तो आपने 30 दिन के अंदर देना। तो उसके अंदर लिख लीजिए ऑर्डर 8 जो है रूल 1 के अंदर अगर 30 दिन में नहीं देंगे तो हम एक्सपायर अदरवाइज कर देंगे। तो आप कानून को फॉलो करें, आप कानून आपके पास मौजूद है, आप फॉलो करें। एक आदि को रिलैक्सेशन आप देते भी हैं तो ठीक है। अब देखें हमारे बेशुमार मुकदमात जो हैं वो अदम शहादत जो है कि जी शहादत नहीं आ रही, बार बार अदालत बुला रही है, गवाह को बुला रही है, गवाह नहीं आ सर रहा, बार इसमें बार बुला रही है, नहीं आ इसमें रहा। मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि अक्सर हमने ये देखा है कि एक पार्टी जो है उसकी कोशिश होती है केस को डिले किया जाए, तो क्या हमारे जजेस जो हैं वो उस पार्टी को फाइन करते हैं? सर करते हैं नॉमिनल से, अच्छा। लेकिन मैं ये समझता हूँ हम्म, कि वो फाइन को छोड़ दें, आप हम्म, वो कानून को जो है वो फॉलो कानून को करें, फॉलो करें, बिल्कुल कानून सही। को फॉलो करें। अगर कानून कह रहा है कि एटीसी का मुकदमा जो है स्पेशल कोर्ट का एक सर्टेन टाइम के अंदर फैसला होना चाहिए, बिल्कुल। तो जजेस को हर सूरत में उसके अंदर उसको डिसाइड करें। बिल्कुल। अगर कानून के अंदर लिखा हुआ है कि 17-3 में अगर शहादत नहीं आ रही तो मुकदमे को आप अदरवाइज फैसला कर दें, तो आप कर दें फैसला, बिल्कुल। वट एवर इट, जो उसको जाएगा जाके अपनी रीजन बताएं ऊपर एपलेट कोर्ट को, बिल्कुल। इसीलिए एपलेट कोर्ट्स ऊपर पड़ी है। अगर आप उसको लटकाए रखेंगे लटकाए रखेंगे लटकाए रखेंगे तो उसका फैसला तो कभी भी नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जब फैसले स्पीडी हों तो अदालतों के ऊपर जो है, अदारों के ऊपर जो है, लोगों का यकीन और ट्रस्ट जो है वो बन जाता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होता है कि लोग ये समझते हैं कि हमारे इदारे काम, एक जो होप है, बिल्कुल। ये मैं ये समझता हूँ कि सर जो नाउमीदी है, ये नाउमीदी और इंसाफ की जो अदम फरामी है, ये पूरी दुनिया में जो है इनकलाब की वजूहत बनी। अब पूरी दुनिया के जितने भी इनकलाब हैं, बेशक आप फ्रेंच इनकलाब को देख लें, बेशक इटालियन इनकलाब को देख लें, आप दुनिया का कोई इनकलाब पढ़ लें, आप ये देखेंगे कि किसी जगह पे भूख और अफलास की वजह से जो है ना वो नहीं आया इनकलाब, हमेशा इंसाफ की अदम फरामी, बिल्कुल। और इंसाफ की में जो तखीर है ये भी अदम फरामी है। बिल्कुल। और उसी वजह से जो है अभी आपने देखा होगा चंद दिन पहले, 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि कसूर की एक अदालत के अंदर जो है जो वो एक बंदा आता था उसको आता था फिर 1.5 दे देते थे, और अल्टीमेटली उस रीडर को उसने अदालत के अंदर फायर कर दिया। बिल्कुल। उसकी आप मायूसी का लेवल चेक करें। और इसी तरह से हमारे सिविल यहाँ सेशन कोर्ट के अंदर हुआ था, एक फैमिली मैटर था, तो एक साहब जो है, एक जो 2 वकला साहबान है वो फील करता था, उसकी फीलिंग ये डेवलप हो गई ये मेरे वकला जो हैं ये मेरे मुकदमे को जो है वो ख़त्म नहीं कर रहे, तो वो बम लेके आ गया सेशन कोर्ट के अंदर, और वहाँ फिर वो पहले से उसने एक वकील को फायर किया, फिर बम चला, फिर वो उसके अपने ऊपर बम फट गया। बिल्कुल। और इसी तरह से यहाँ अभी रिसेंट पास्ट में अटक में एक वाक़या हुआ, हमारे मेंबर पंजाब बार काउंसिल मलिक इसरार साहब थे, तो वो एक फैमिली मैटर में थे, तो वहाँ एक पुलिस एएसआई एक सब इंस्पेक्टर था जिसके फैमिली मैटर था, उसी अदालत के अंदर जो है उसकी ड्यूटी थी बतौर एलीट फोर्स, वहाँ वो इंचार्ज था लीड का अटक की अदालतों के अंदर। तो उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट थी या मायूसी जो थी, वो ये समझ रहा था कि मेरे मुखालफ का वकील इतना स्ट्रॉन्ग आ गया, मेंबर बार काउंसिल आ गया, तो ये मुझे इंसाफ नहीं लेने देगा, और मेरे बच्चों का मसला है, फैमिली, वो टची मैटर था उसके वाले से, तो उसने उसको मलिक इसरार साहब को जो है शहीद कर दिया। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं
बिल्कुल। और जो इंसाफ में तखीर है, ये सर जो है कानून को हाथ लेने के ऊपर, जो हाथ में लेने के लिए लोगों को मजबूर करती है। बिल्कुल। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि स्पीडी जस्टिस जो है, इतना भी स्पीडी ना हो कि जस्टिस हरेड जस्टिस बरेड वाला जो है वो मैक्सिमम जो है वो हो जाए कि आपने देखा भी नहीं और पढ़ा भी नहीं और हेस्ट में आपने कोई फैसला कर दिया, आप एविडेंस को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे आजकल हमारे ख़ास तौर पे मर्डर जो रेफरेंसेस हैं जिसमें सजाए मौत की अपीलें जो हैं वो हाई कोर्ट के पास होती हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि हर रोज़ हमारे डिवीज़न बेंचेस जो हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं कि एविडेंस को पढ़ा ही नहीं जाता। जब हम 2001 में हमने प्रैक्टिस शुरू की थी तो हमारे उस वक्त के जो सीनियर क्रिमिनल साइड पे लॉयर्स थे, जनाब मरहूम एजाज बटालवी साहब थे, ख्वाजा सुल्तान साहब थे, बड़े बड़े वकला थे, तो एक मर्डर रेफरेंस के ऊपर जो है समटाइम 5-5, 6-6 दिन जो है वो जो है वो आर्गूमेंट्स के ऊपर होते थे और एविडेंस का एक एक लाइन, एक एक जुमला पढ़ा जाता था कि गवाह ने ये जुमला जो है किस पैराए में कहा, किस स्टेट ऑफ माइंड से कहा और इस जुमले का ओरिजिनली मतलब क्या निकलता है। तो इस सारी चीज़ को कंसिडर करते थे। और पहले ज़मानों में आपने देखा होगा कि जो जजेस थे सेशंस, खास तौर पे सेशन साइड पे, वो जहाँ मर्डर होता था उस एरिया में खुद से फिजिकली जाके इंक्वायरी करते थे, मसाजिद में जाके नमाज, ये बात दुरुस्त है। और आप मस्जिद में अगर बैठ के किसी बंदे को पूछते हैं जी यहाँ कोई मर्डर हुआ था, तो वो जो मस्जिद में बैठा बंदा नमाज, वो तकरीबन 100 में से 99% दुरुस्त बात बताएगा। बिल्कुल कि हाँ जी हुआ था जी, मारा तो अल्लाह दित्ते ने था, लेकिन वो FIR जी और 7-8 बंदों पे हो गए, तो वो उसको समझ आ जाएगी कि मारा तो अल्लाह दित्ते ने। एविडेंस बेशक दूसरों के खिलाफ भी है, वो इंसाफ करेगा, तो फिर अल्लाह दित्ते को वो एक बंदा जो है उसी को सजा दे। अब ये है कि हमारे जो अदालतें हैं वो हमारे जजेस जो हैं, मैं ये समझता हूँ, जो मेरी एक सोच है, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ नौकरी करते हैं। इंसाफ करने के लिए आपको एफर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा। और इंसाफ का जो है अल्लाह के कलाम में, कलाम मजीद में जितनी मरतबा इंसाफ का हुक्म है, और पूरी दुनिया में लोगों ने इंसाफ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं सर, और इंसाफ एक पिलर है किसी भी स्टेट का। बिल्कुल ऐसे। आप जितना किसी माशरे के अंदर इंसाफ का बोलबाला होगा, उतना वो माशरा मजबूत होगा, उतने लोगों के बिलीफ होंगे। मैं बेशुमार कंट्रीज़ के अंदर, हम जापान में गए और वहाँ उनसे पूछा जी क्राइम, उन्होंने कहा जी 0 क्राइम है। ईरान, अभी हम पिछले साल मैं ईरान गया तो वहाँ मैंने एक टैक्सी ड्राइवर से, जो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, तो मैंने पूछा जी क्राइम किस किस्म का है। उन्होंने कहा जी तकरीबन 0 क्राइम है। मैंने कहा जी वजह क्या है? उसने कहा जी वजह ये है कि जैसे ही कंप्लेंट आती है तो विद द नो टाइम इन्वेस्टिगेशन जो है उसको वो करते हैं, स्पीड अप करते हैं, जल्दी जो है वो अदालतें इंसाफ करती हैं। और सबको पता है ना इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरवीन होगा, ना कोई अदालती निज़ाम में कोई इंटरवीन करेगा, और रिश्वत का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल। अब यहाँ जो है हम जो है नीचे से ऊपर तक, आप और मैं इस सोसाइटी का हिस्सा है, हम सारे की सारी सोसाइटी के अंदर एक माइंड मेकअप हो गया है कि अगर मुझसे किसी मुकदमे में किसी ने रिश्वत नहीं ली तो मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। पहला क्लाइंट जो है, आप और मैं जब बैठे होते हैं दफ्तर में, तो क्लाइंट हमसे पहला मुतालबा ये करता है, आप ये बताएं जी हमें ये करवा देंगे, आप हमें जी ये रिलीफ ले देंगे। हम कहते हैं जी आपका केस बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा है, ये अच्छा नहीं है। वो कहता है जी केस को छोड़े। हम कहते हैं जी इस केस में हम बहुत मेहनत करेंगे, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ये आई है, ये देखे ना, ये लेटेस्ट लॉ है, आपके हक में है बड़ा। वो कहते हैं वो ठीक है, जजमेंट भी ठीक है, आपकी मेहनत भी ठीक है, आपकी काबिलियत भी हमें शक नहीं, इसीलिए आए हैं आपके पास, लेकिन आप ये बताएं कि ये हमारा ये काम हो जाएगा, ये आप करवा देंगे तो आप केस ले लें। तो सर ओवरऑल सोसाइटी जो है, मैं ये समझता हूँ ये हम सारे के सारे बतौर कौम करप्ट हो चुके हैं, और मायूसी और डिसअपॉइंटमेंट इतनी है कि उससे और ज़्यादा जो है वो क्राइम जो है, हम एक तरफ से क्राइम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से क्राइम उठ रहा है। बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि इंसाफ के साथ ही हुकूमतें चलाई जा सकती हैं। नाज़रीन, हज़रत अली का एक कॉल है कि कुफर के साथ तो हुकूमत की जा सकती है, मगर नाइंसाफ़ी के साथ हुकूमतें नहीं चलती। और भट्टी साहब ने उसी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया कि जब तक हम अपना अदालती निज़ाम और पुलिस के प्रोसिक्यूशन के और इन्वेस्टिगेशन के निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक हम इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं लेके आ सकते। एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मुनीर हुसैन भट्टी साहब। अच्छा भट्टी साहब, एक बात बताएं कि आइन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल जो कि कहता है जी राइट टू फेयर ट्रायल, ठीक है कि जी 10A जो है कि जी जनाब फेयर ट्रायल होना चाहिए हर
जो भी बेशक मुलजिम है या जो मुद्दई है उन सबको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। एक ये बड़ा बेसिक सा सवाल है, अवामुन नास जो है उनको ये लगता है कि जब भी कोई वकील जो है अगर किसी डिफेंडेंट को, किसी मर्डरर को अगर डिफेंड कर रहा है तो वो बड़ा गलत कर रहा है, उनको तो कानूनी हक ही नहीं होना चाहिए कि जनाब उनके पास कोई वकील होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपके पास जब ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, कोई मर्डरर आता है, कोई बंदा चोरी करके आता है, आप उसका केस लेते हैं, और क्यों ऐसे केसेस हमें करने चाहिए? सर देखें, बात यह है कि वकील के पास जब कोई भी आता है तो वो यही बताता है कि मैं बेगुनाह हूँ। ठीक है। और जो प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल है उसके साथ ही जो प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ आरडीएल टेरम पार्टन, नो वन कैन बी कंडेम्न अनहर्ड। बिल्कुल तो सही। सबको सुना जाना चाहिए, हु सो एवर ही इज, हाउ मच ही इज क्रिमिनल, वट एवर इट इज, हाउ मच एलिगेशंस अगेंस्ट इवन। तो ये उसको ये हक तो है कि उसको उसकी चॉइस का वकील देना चाहिए, उसकी बातचीत जो है वो सुनने के लिए ट्रायल के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी उसको दी जाती हैं। यूजुअली जब उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम होता है तो उस वक्त भी उसको ये कहा जाता है कि ये आपके खिलाफ चार्ज है, तो आप जो भी इसको डिफेंड करना चाहें वो आप डिफेंड करें। एविडेंस आती है और फिर एंड में जाके 342 का जब स्टेटमेंट होता है तो यही मुल्ज़िम को वो डिफेंस दिया जाता है कि आप बताएं जी एविडेंस आपके खिलाफ क्यों है, तो फिर वो बताता है जी क्यों है और मैं कैसे बेगुनाह हूं। बिल्कुल। और फिर ये भी 340 सब सेक्शन 2 के अंदर उसको ये राइट दिया जाता है कि आप कोई गवाह लाना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं अपने डिफेंस में तो ले आएं। बिल्कुल सही। तो ट्रायल के अंदर तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास मौजूद हैं कि इसी तरह से सिविल साइड में भी है कि पूरा जो है वो उसको राइट दिया जाता है कि वो अपना जो है वो अपनी बात कर सके। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ ये यहाँ पे सीसीडी के साथ ही इस चीज़ का ताल्लुक है। वो ये सवाल उठता है कि आपको पता है कि कस्टोडियल टॉर्चर का पाकिस्तान के अंदर एक कानून है कि अगर कस्टोडियल टॉर्चर के दौरान कोई बंदा जो है उसका कत्ल कर दिया जाता है तो वो पुलिस ऑफिसर जो है वो उसके अंदर उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर बहुत सारी सीआरपीसी के अंदर भी इस तरह की प्रोविजंस हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो एनकाउंटर में पुलिस के हाथों मारा जाता है तो मजिस्ट्रेट को इत्तला करने की ज़रूरत है। तो ये जो सीसीडी कार्रवाइयाँ कर रही है या जो पुलिस जो एनकाउंटर्स करती है, इनके पास क्या कोई लीगल कवर है ये सारी एक्टिविटीज का? बेसिकली सर जहाँ पुलिस एनकाउंटर होगा जी और अगर उसमें कोई कंप्लेनेंट है तो ही विल मेक एप्लीकेशन टू दी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट उसके लिए जो है वो जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो पहले बहुत ज़्यादा जुडिशियल इंक्वायरीज एनकाउंटर के ऊपर हुआ करती थी। ठीक है। और जुडिशियल इंक्वायरी की बुनियाद के ऊपर जो है जुडिशियल इंक्वायरी जब मजिस्ट्रेट करते थे तो उसके ऊपर जो है वो बाकायदा जो है वो चालान बनते थे, ट्रायल होता था, वो जो मजिस्ट्रेट हैं वो जाके अदालत के अंदर गवाही देते थे, बतौर एविडेंस विटनेस बॉक्स में पेश होते थे। ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारे कस्टोडियल डेथ की आपने बात की वो उसमें भी बड़ा काफ़ी वाज़ेह चीज़ें आ गई हैं, और जो उन्होंने कहा जी इसकी जो एफआईआर होगी उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट नहीं करेगा। फेयर ट्रायल के लिए उसकी एक दूसरा अदारा जो है FIA फेडरल एजेंसी जो है वो उसकी वो करेगी इंक्वायरी, और इन्वेस्टिगेशन भी वही करेगी और वही चालान जो है वो सबमिट करेगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक चीज़ें अपने तौर पे तो की गई हैं, लेकिन यूजुअली देखें डेटरेंस इस तरह का होता है कि ऐसे मुकदमात के अंदर जो है मैंने देखा है हमने कि लोग आते नहीं हैं, लोग जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी कंप्लेंट्स फाइल नहीं करते, एप्लीकेशंस फाइल नहीं करते। फिर इसके अलावा जो है एक और भी जो है वो होता है, ऑप्शन होता है सेक्शन 200 जो है आपने देखा होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर कि आपके पास कोई जो है वो अगर रेमेडी नहीं भी है तो यू कैन मेक अ कंप्लेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। अगर मर्डर है तो आप डायरेक्टली जो है मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देंगे, वहाँ आप अपनी कर्सरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे, तो मजिस्ट्रेट जो है ये देखते हुए कि इसकी जुरिसडिक्शन सेशन कोर्ट को है वो सेशन कोर्ट को भिजवा देंगे कि ये जी बनता है मुकदमा, एविडेंस मौजूद है। तो फिर सेशन कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो किसी भी कंसर्न एडिशनल सेशन जज को वो केस मार्क कर देंगे, उसके ऊपर शहादत आ जाएगी। उसी तरह से होगा जैसे 173 की रिपोर्ट जो है चालान के अंदर आती है, उसी तरह का जो है सेक्शन 200 के ऊपर जो है वो प्रोसीडिंग सारी की सारी होती हैं। और फिर कानून भी ये है कि अगर चालान केस पहले से किसी मुकदमे में पेंडिंग है और उसी मुकदमे में जो है वो कंप्लेंट केस आ जाती है तो चालान को रोक दिया जाएगा, स्टेट के केस को रोक दिया जाएगा। ठीक है। जो प्राइवेट कंप्लेंट है, जो आम आदमी का मुकदमा है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं।
ठीक। अच्छा, एक सर एक ये बात बताएं, अभी आप बात कर रहे थे डेटरेंस के हवाले से कि कानून का एक मकसद ये भी होता है, क्रिमिनल लॉ का खास तौर पे, कि डेटरेंस क्रिएट की जाए और लोगों के अंदर डर फैल जाए कि जनाब आज के बाद हमने डकैतियां चोरियां नहीं करनी। तो ये पुलिस की जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, आपको लगता है इससे क्राइम रेट जो है वो कम हो रहा है? जी देखिए, बात यह है, सच्ची बात तो ये है कि क्राइम बहुत नीचे गया है। ठीक है। आप लाहौर शहर में देख लें, ख़ास तौर पे जो संगीन नोयत के केसेस हैं, मैंने अब मेरे ख्याल में पिछले 6 माह में मैंने कहीं नहीं सुना कि अगवा बरए तवान हुआ है। और जो डकैती विद मर्डर है वो भी तकरीबन मैंने नहीं सुना। डकैती विद रेप भी मैंने नहीं सुना। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और यूजुअली आप किसी भी ज़िला की जो कंसर्न अथॉरिटी है, पुलिस है, आप उनसे चेक करें कि पहले जो है वो क्राइम क्या था और आज क्राइम क्या है। सच्ची बात तो ये है, हम सच्ची बात करने से इसलिए घबराते हैं कि हमें हमारे ऊपर कोई ये ना इल्ज़ाम लगा दे कि आप एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग को जो है वो सपोर्ट करें। हम एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो एक अदारे की कारकर्दगी है बिल्कुल, और जो वाकई जिससे एक क्राइम कंट्रोल हुआ है, आप पूरी दुनिया में जाएँ, जहाँ भी आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिलेगा, आप जब भी पहले जाते थे वो ये एक ही बात करते थे, जी पाकिस्तान में क्या जाना है जी, वहाँ तो कोई ज़िंदगी की कोई श्योरिटी नहीं है। अभी जैसा कि आपने वो ऑस्ट्रेलियन बच्ची के हवाले से बातचीत की, बिल्कुल। देखिए सर, जो इंसान एक काम कर रहा होता है तो उससे गलती भी होती है, और इस गलती को आईजी ने और जो सीसीडी के हेड हैं सुहेल जफर चड्ढा साहब, उन्होंने बैठ के एडमिट किया, और उन्होंने ये भी कहा कि जिससे ये गलती हुई है हम उसको कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे, हम उसके खिलाफ जो भी कानूनी प्रोसीडिंग्स बनती है वो करेंगे, और किसी तौर पे उसमें कोताही नहीं करेंगे। तो ये मैं ये समझता हूँ, आप देखिए गाड़ी बंदा एक फेयर मैनर से चला रहा होता है तो गाड़ी लग सकती है आपसे मुझसे, बेशक आप जितने मर्जी अच्छी ड्राइवर, अगर गाड़ी सारे दिन घर के अंदर खड़ी है, अगर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं करेगा तो लाजमी बात से उनसे गलती भी नहीं होगी, अगर कुछ करेगा तो गलती भी यकीनी बात है होगी, गलती हो सकती है। और ये बेशुमार लोगों से, आपको पता है साहिवाल में एक अदारे ने जो है वो किसी को क्रिमिनल जानते हुए, ये पुरानी बात है थोड़ी सी, आपके इल्म में होगी, तो वहाँ उन्होंने जो है वो एक गाड़ी के ऊपर अटैक किया, तो बाद में पता चला कि ये तो फैमिली जो है किसी तौर पे फैमिली थी, उसके पेरेंट्स, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट जो है वो मर्डर हो गए थे, बिल्कुल सही है, और वो जो है वो क्रिमिनल्स नहीं थे। लेकिन इस तरह के जो वाकयात हैं इनकी आप ये देखें कि रूटीन में इनकी क्या तादाद है, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। कभी कभार कोई वाकया कभी कभार आपको सुनने में मिलता है, और लाजमी बात है सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो हर चीज़ के ऊपर जो है जैसे कोई वाकया होता है फिर उसको सोशल मीडिया उठाता है, बिल्कुल, और उसकी एक अपनी रेटिंग होती है मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, वो लाजमी बात है जितना उस चीज़ को उठाएंगे उनके चैनल को, उनके अदारे को, चीज़ों को फ़ायदा होगा। इस तरह के बेशुमार वाकयात और भी होते रहते हैं, लेकिन यूजुअली जो ख़ास तौर पे हमारे जो एक सोशल मीडिया के हत्थे चढ़ती है चीज़, हाँ जी, फिर वो उसको तो आपको पता है यहाँ कितने कितने बड़े वाकयात होते हैं। समटाइम एक किसी को लाठी से को मारने का वाकया सोशल मीडिया के हत्थे चढ़ जाता है, तो पता चलता है कि वो लाठी मारने वाला ही दहशतगर्दी फेस कर रहा है, जबकि दहशतगर्दी के कवानीन जो है वो और है, और उन कवानीन का जो फिर मिसयूज़ होता है। और ख़ास तौर पे हमने ये देखा है कि किसी मुकदमे में जब सोशल मीडिया के ज़रिए जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के या गवर्नमेंट के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो उन्होंने नोटिस ले लिया जी, अब जनाब चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया जी, आईजी साहब ने नोटिस ले लिया, उससे ये होता है कि जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है उसका प्रोसेस सारा पैरालाइज्ड हो जाता है, हाँ जी, और वो जो जितनी भी नीचे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है वो कहती है जी इसमें तो चीफ मिनिस्टर पूछता है, इसमें तो जी प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं, इससे तो हमारे आईजी साहब बड़े कंसर्न हैं, तो वो देखते ये हैं कि उनकी विश क्या है, हाँ जी, वो उनकी एक पॉपुलर विश होती है, वो ये समझते हैं कि अगर हम पॉपुलर जो है स्लोगन के साथ खड़े होके करेंगे फैसला तो हमारी फेस वैल्यू बढ़ेगी या हमारी फेस सेविंग होगी। अब वो फेस वैल्यू और फेस सेविंग के जो रिजल्ट होते हैं वो ये होते हैं कि इंसाफ का खून हो रहा था, और जो है वो सारे का सारा मुकदमा जो है वन वे जो है वो उसको बिल्कुल, आपने बिल्कुल फेयर ट्रायल और फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं मिलती। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बहुत सारे ऐसे वाकयात जिनको पब्लिक फेम मिल जाता है, जो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाते हैं, उनके अंदर फिर हमें नजर आता है कि वहाँ पे शायद इंसाफ होता है। न्यूर मुकद्दम का एक केस हुआ था, उसका मर्डर होता है इस्लामाबाद में, उसके कातिल को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है फांसी रीइंस्टेट कर दी गई है। उसके अलावा सियालकोट मोटरवे के ऊपर एक रेप का इंसिडेंट हुआ था। सर इसके अंदर हमें ये बताएं कि हमने अक्सर देखा है कि इस तरह के जो वाकयात होते हैं जिसमें पब्लिक हाइप बन जाती है, वहाँ पे पुलिस 780A जो है वो ऐड कर देती है FIR के अंदर। तो ये कौन सा जुर्म है
आप एक तो कानूनी तौर पे भी हमें ये बताएं कि जुर्म जो है वो टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कब आ जाता है, और दूसरा हमें ये भी बताएं कि हमारी अदालतें इसको किस तरीके से ट्रीट करती हैं। सर देखिए सेक्शन 6 के अंदर जो है जो हमारा ATC का लॉ है बिल्कुल 97 का, उसके अंदर सेक्शन 6 के अंदर एक लंबी सारी एक लिस्ट है, उसके अंदर लिखा हुआ है कौन कौन से ऑफेंसेस होंगे। ठीक है। तो वो ऑफेंसेस जो हैं वो टेररिज्म में फॉल करेंगे। सही। उसमें जो लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की 7 रुकनी बेंच की जो जजमेंट है उसके अंदर उन्होंने पैरामीटर भी सेट कर दिए हैं, वो भी एक लंबी लिस्ट है कि ये चीज़ें होंगी। तो मैं समझता हूँ जब आपको एक लाइन ड्रॉ करके दे दी जाती है कि ये क्राइम होंगे तो ये इसके अंदर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब होता यूं है कि पर्सनल एनिमिटी के जितने केसेस हैं वो अगर कोई मुद्दई ताकतवर है या सोशल मीडिया हाइप हो गई है तो उसमें भी टेररिज्म लगा देते हैं। हालांकि उस जजमेंट के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो पर्सनल एनिमिटी के केसेस हैं उसके अंदर कोई टेररिज्म नहीं है। उसमें जो पैरामीटर उन्होंने जजमेंट के अंदर सेट किए हैं उस जजमेंट के मुताबिक जो है वो चले। अब हम चलते हैं सोशल हाइप के ऊपर, बिल्कुल, और सोशल मीडिया की जो एक वेव है उसके ऊपर चल रहे होते हैं, और हम कानून को सारे को बालातर कर देते हैं और एक साइड पे करके हम जो है वो अपना वो चीज़ें निकालनी शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली जब रेलेवेंट फोरम के ऊपर जो है वो एप्लीकेशन जाती हैं, अगर जुडिशल अफसर कोई ईमानदार हो तो वो ये कहता है कि ये इन पैरामीटर के अंदर नहीं है। अब सर एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी, उन्होंने कहा जी पहले तो ये था कि अगर एक FIR आती है सामने आती है बेतरुजुल दी कंटेंट्स ऑफ दी FIR जो है, अगर अदालत ये समझती है दहशतगर्दी नहीं बन रही तो वो कहते थे ये इसकी ये दहशतगर्दी तो नहीं बन रही, आप नॉर्मल कोर्ट के अंदर चले जाएं, तो वो उस केस को रिटर्न कर देते थे। अब उन्होंने कहा जी जजमेंट आ गई जी, नहीं जी वो किसी केस में किसी सर्टन कोई पर्टिकुलर रीजंस की वजह से कोई जजमेंट आ गई होगी, या वो यहाँ आपको पता है जो हमारा जो डायलेमा है आपको अंदाज़ा ही है। अब वो किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से जजमेंट आ गई जी, जब चालान आएगा, हाँ जी, 173 की रिपोर्ट आएगी कोर्ट के सामने, तो फिर वो देखे कि दहशतगर्दी बनती है कि नहीं बनती। अब सर यूजुअली कानून के अंदर तो लिखा हुआ है 173 के अंदर कि वो विद इन फोर्टनाइट जो है 2 वीक्स के अंदर चालान आएगा। अब मैं गारंटी से आपको ये बात कर रहा हूँ कि किसी मुकदमे के अंदर जो है वो 2 वीक के अंदर जो है वो 173 की रिपोर्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन से पास होकर कोर्ट में नहीं आती। तो इसका मतलब है कि बंदा पहले 1 साल या 2 साल टेररिज्म कोर्ट के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इंक्लूडिंग बेल एप्लीकेशन, इंक्लूडिंग उसकी जो एक हाइप है या एक खौफ है वो फेस करे, और फिर जब चालान आए साल बाद 6 माह बाद, और जब फिर हम सेक्शन 23 की एप्लीकेशन दें जी ये तो टेररिज्म नहीं बन रहा, तो फिर जाके जो है वो कोर्ट के हाँ जी बनता है या नहीं बनता। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑनरेबल जो अपेक्स कोर्ट्स हैं उनको अपनी जजमेंट्स पास करते हुए विजडम जो है उसके अंदर जो है विजडम नज़र आना चाहिए, विजडम ड्रॉ करना चाहिए। अगर एक आपकी जो अवेलेबल एप्लीकेशन है जिसके ऊपर जो बेस है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, जो फाउंडेशन है, उसके कंटेंट से अगर जो है वो ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहे तो आप उसको एक लंबा सा क्या करेंगे। हमने सर देखे ये हमारी हमेशा से बार लेवल पे भी ये रिक्वेस्ट रही है कि एक मरतबा जो है मुख्तलिफ लॉज में जितनी कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, एक बेंच और जजमेंट दे रहा है, दूसरा बेंच दूसरी जजमेंट दे रहा है, पहले एक बेंच और जजमेंट दे रहा है। अब तो हमारी सुप्रीम कोर्ट भी 2 बन गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई, एक सुप्रीम कोर्ट बन गई, वो और जजमेंट दे रहे हैं, ये और जजमेंट दे रहे हैं। कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स जो हैं उनको एक मरतबा लार्जर बेंचेस बना के उनको इनलाइन करें। इनलाइन करने का मतलब ये होगा कि मोहम्मद बूटे के लिए भी वही इंसाफ होगा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए भी वही इंसाफ होगा। जब आप किसी मुकदमे में आप जाएंगे तो उसका रिलीफ और होगा, जब मैं जाऊंगा तो रिलीफ और होगा, कोई बड़ी कद्दावर शख्सियत जाएगी तो रिलीफ और होगा, तो जजमेंट तो आएगी। अब वो जजमेंट लाजमी बात है कन्फ्लिक्टिंग होगी। आज देखिए क्रिमिनल साइड पे हमें बड़ा अफसोस होता है कि आज तक हमारी क्रिमिनल साइड की जो अपेक्स कोर्ट्स हैं ये सेटल नहीं कर सकी कि ललकारे वाले मुलजम को बुलाना है कि नहीं बुलाना। अब आप देखें कि एक ने वो कहते हैं जी ये ललकारा नहीं था, ये कमांडिंग ललकारा था। कमांडिंग ललकारा क्या होता है जी, बड़ा जोरदार कहा जी मार दें जी इसको। अब बात यूं है कि अल्टीमेटली आप ललकारे के तमाम मुलजमान को 100% जब अक्विटल देते हैं तो फिर आप उसको तलब क्यों करते हैं? बिल्कुल ऐसे। आप उसको 5 साल उस अदालत के अंदर क्यों रोलते हैं? आप उसका प्रीशियस वक्त क्यों ज़ाया करते हैं? आप उसकी प्रीशियस मनी क्यों ज़ाया करते हैं? आप उसको मेंटल टार्चर क्यों करते हैं? बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरह से 109 जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा मुझे बताएं कि 109 में आज तक किसको सजा हुई?
मशवरे में बैठे बैठे में, कभी किसी को सजा आपने सुना है कि वो उस बंदे ने मशवरा दिया था और उसको फांसी होगी? ठीक है। अब वो जो जुडिशल मर्डर आज भी हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कहते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद से उस केस को रीओपन करके उन्होंने कहा जी ये सुप्रीम कोर्ट के माथे के ऊपर बहुत बड़ा दाग है और हम इसको धोना चाहते हैं, और फिर उन्होंने कहा जी वो जजमेंट गलत थी। अब उसको आप ये बताएं कि क्या वो जो कॉन्सिक्वेंसेस उस वक्त हुए थे, क्या उनको हम वापस कर सकते हैं? बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारा जुडिशल विजडम है और जो हमारी जुडिशरी की तारीख है, बिल्कुल, उसको जो है सुनहरी अंदाज में जो है वो रकम करने की ज़रूरत है। जबकि मैं ये समझता हूँ बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूँ कि हमारी जो जुडिशल हिस्ट्री है वो किसी तौर पे जो है वो सुनहरी हरूफ से लिखने की वो नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि हम उसको सुनहरी हरूफ में। बिल्कुल। जब हमारे मुल्क के अंदर जब कभी LFO आया, जब कभी PCO आया, तो हमेशा हमारी कोर्ट्स ने उसको वैलिडेट किया, कोर्ट से वैलिडेट किया। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि चले जी वो भी हुआ तो मुशर्रफ बेशक इन एब्सेंशिया ट्रायल हुआ तो हमारी अदालतों ने कहा कि ये उसने अगर आइन तोड़ा है तो उसको सजा भी होनी चाहिए, सजा दी जैसा करके, बेशक इट वाज सिंबॉलिक, बेशक सजा दी। लेकिन बात यह है कि अल्टीमेटली हमने देखना ये है कि हमारी जो जुडिशरी है, जो हमारी जो अदालतें हैं, उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही। उम्मीद होनी चाहिए उनके साथ जो है। देखें किसी ताकतवर से, जालिम से, किसी से भी आप डिसअपॉइंट होके, परेशान होके, तो आप क्या कहते हैं, आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो इसका मतलब है कि आप ये समझते हैं कि आपका वहाँ ट्रस्ट है। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे बात की थी कि विंस्टन चर्चिल की ये बात कि अगर जंग अज़ीम 2 में उसको जब कहा गया कि जनाब ये तो फौजें आ गई जनाब, लंदन के अंदर दाखिल हो गए, तो उसने कहा हमारी अदालतें, अगर हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं तो हमारे मुल्क को कुछ नहीं हो सकता। तो सर कितना उसका एक, मैं ये समझता हूँ, एक बिलीफ था, यकीन था। अब आप मुझे बताएं, हम इस सोसाइटी के जो है वो रहने वाले हैं, हम कभी सोच भी सकते हैं कि अदालत के अंदर जो है हमें इंसाफ मिलेगा? हर अदालत जो है उसके ऊपर बेशक बेशुमार जजेस जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द जजेस जो हैं वो ऑनेस्ट भी हैं, गैर जानबदार भी हैं, और इन दी मोस्ट केसेस के अंदर जो है वो इंसाफ भी कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी बतौर अदारा जो है लोगों का ट्रस्ट जो है वो इतना शेक क्यों है, ये एक सवालिया निशान है एक अदारे के ऊपर। बिल्कुल। थैंक यू भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज हमें वक्त दिया और बहुत सारी खूबसूरत बातें की। नाज़रीन, भट्टी साहब ने जो बातें की हैं और ख़ास तौर पे जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसाफ का सबसे बड़ा कत्ल जो है वो लोग नहीं करते बल्कि अदालतें खुद करती हैं, जब जजेस जो हैं वो मनपसंद फ़ैसले देते हैं या वो लॉ की गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। और रूल ऑफ लॉ के अंदर जब हम लॉ स्टूडेंट जब कानून पढ़ना शुरू करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि रूल ऑफ लॉ की जो बुनियादी जो रिक्वायरमेंट है वो एक कानून के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कानून असल में है क्या। इस तरह मुनीर भट्टी साहब ने कहा कि जनाब पाकिस्तान में बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं जो कि कन्फ्लिक्टिंग है, एक बेंच का फैसला कुछ और आता है, दूसरी अदालत जो है वो कोई और फैसला दे देती है। वहाँ पे साइलीन को हम क्या मशवरा दें, वकला खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने किस कानून को फॉलो करना है और किसको छोड़ना है। इन सारी चीज़ों के साथ अपने होस्ट हमाद सरवर को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम का वेट करें जिसमें हम किसी मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक पे या किसी नए गेस्ट के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।